अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 60 स्टार्ट करते हैं जी। कल ये दो क्वेश्चंस हमने किए थे, 1 और 2। तो 1 में मैंने इसको यकम जनवरी करके ज़रा आसान कर दिया था क्योंकि कल पहला दिन था। तो इसको यकम फरवरी भी छोड़ो, यकम अप्रैल कर लेते हैं। कोई 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी इसमें हम देख लेते हैं, आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने अब इसको अज्यूम किया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये डिस्पोजल हुआ था यकम अप्रैल 2013 में जाके, तीसरे साल में, साल के पहले दिन नहीं हुआ, तो 3 महीने और डेप्रिशिएट कर लेंगे। ठीक है ना। चलें, एडिशनल एंट्रीज जो हैं वो क्या बन जाएंगी। आप बेशक इसको सिर्फ देख लें, इसको नोट करने की कोई खास जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, सिर्फ देख लें। अच्छा जी, अगर अगर हमारा ये एसेट जो हमने कल, पहले थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को, देखें ये स्टैंडर्ड सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है। अगर आपने कोई बड़ा जनरेटर खरीदा है 20-25 लाख का और वो खरीद के आगे लोगों को किराए पे देते हैं फंक्शंस पे या वैसे एक दफ्तरों को, तो आप कर तो एसेट को ही रेंटल पर्पज के लिए यूज रहे हैं और आपने एसेट खरीदा है फॉर रेंटल पर्पजेज, लेकिन इसके ऊपर IAS 16 ही लगेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि जनरेटर ना लैंड है ना बिल्डिंग है। ठीक है ना। और बात समझ रहे हो। आपने गाड़ी ली है, गाड़ी को किराए पे देते हो, अब गाड़ी भी तो एसेट है, रेंटल पे दे रहे हो, तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लग जाएगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ लगेगा लैंड एंड बिल्डिंग पे, ये ध्यान में रखो। अच्छा, अगली बात, लैंड और बिल्डिंग हमने रखी हुई है, अगर उसका मकसद है बेचना, हमने उसके ऊपर फॉर सेल की पट्टी लगाई हुई है, तो ये हमारी इन्वेंट्री है, IAS 2 के रूल्स अप्लाई होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अगर हमने अपने बिजनेस यूज के लिए रखी हुई है, हमारा हेड ऑफिस वहां पे है या हमारी फैक्ट्री उस बिल्डिंग में लैंड बिल्डिंग के ऊपर है, तो ये हमारे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला एसेट है, तो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रूल्स लगेंगे उस पर। ठीक है। और अगर हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग रखा हुआ है फॉर रेंटल पर्पजेज या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या दोनों मकासद ही हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हमारा IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगा और वो अप्लाई होगा ऐसी प्रॉपर्टी पे जिसका मकसद हो फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ। एक बात हो गई। अगली बात हमने कही थी कि जी इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात की थी इनिशियल रिकग्निशन की। कब रिकॉर्ड करें? जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके तो रिकॉर्ड कर लो इसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर लो, कैश क्रेडिट कर लो। अगली बात, ये डेबिट कर लो कितने से? इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो? तो हमने कहा था जी वो एड कॉस्ट होगी और कॉस्ट में परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं। फिर हमने कहा और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, सर ने कहा 2 मॉडल है मेरे पास, एक कॉस्ट मॉडल है जो 100% सेम है IAS 16 के साथ और दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल जिसके अंदर जो टोटली डिफरेंट IAS 16 से, इसके अंदर हमने डेप्रिशिएट नहीं करना, ये रेंट पे फेयर वैल्यू पे उठाकर ले जाएंगे और गेन लॉस को ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। यही बातें हुई थी, बोलो। फिर हमने एक सवाल देखा था, यकम जनवरी 11 को हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी 70 रुपए की। कॉस्ट मॉडल यूज करें तो उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर से डेप्रिशिएट करना था, तो कॉस्ट मॉडल यूज करते हुए हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करके कैश क्रेडिट किया था और ये रेंट पे उसको 4 साल उसकी लाइफ थी, 10 साल लाइफ थी। हमने सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन को डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4 रुपए से। अगले साल भी फिर सिर्फ डेप्रिशिएट किया था और हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पहले 2 साल की ब्लैक वाली कुछ इस तरह से नजर आ रही है कि एसेट अकाउंट, एसेट जो है वो बुक वैल्यू पे नजर आ रहा है और इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसी मॉडल के ऊपर रहते हुए अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकने जा रही है तो क्या करेंगे? तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि भाई जैसे IAS 16 जैसा 100% जो है कॉस्ट मॉडल, तो फिर एंट्री भी वही होनी है। ठीक है। तो एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और PPE की बजाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने क्रेडिट होना था। लेकिन कल वाले सवाल पे मैंने अज्यूम कर लिया था यकम जनवरी 13 पे ये बिक रहा है। आज मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या कह दिया आपको कि डिस्पोजल डेट है यकम मार्च, तो अगर यकम अप्रैल सॉरी, तो फिर इसका मतलब 31 मार्च तक 3 महीने मजीद डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो 31 मार्च या यकम अप्रैल जो भी लिख लो, एक बार आपको ये एंट्री भी पहले करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 40 रुपए कॉस्ट है बिल्डिंग की जिसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइफ थी इसकी 10 साल, यहां से तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलनी है ना, हमें चाहिए इस वक्त 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, तो 3/12 कितना आ गया जी? 1 रुपए की डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज की और फिर अब इसको हम डिस्पोज करने लगे। अब मेरी चाहत यह है कि आप पिछले 2 साल की डेप्रिसिएशन और अकोमोडेशन को देखे बगैर
पिछली एंट्रीज को देखे बगैर अपनी एंट्री करें ना। देखे वैसे तो नजर आ रहा है अकोमोडेशन डेबिट कितने से करना है, 4, 4, 8 और 1, 9, लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि 3 साल की एंट्रीज हुई पड़ी हो। तो अपने असूल पे रहते हैं हम। जनरल एंट्री ऑफ डिस्पोजल लिखते हैं, अकोमोडेशन डेबिट, कैश डेबिट और एसेट जिसका नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो क्रेडिट। अब यहां पर अपने असूल लगाते हैं। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने क्रेडिट होना है उसी अमाउंट से जो उस अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो एसेट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू बड़ी होगी, कॉस्ट भी बड़ी होगी ना, तो फिर क्रेडिट भी क्या करेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी जी, 70। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन से डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की। अब नहीं देखना पीछे 4, 4 और 1, वो तो पता लग जाएगा ना। हम तो इसकी डायरेक्ट एंट्री करना सीखेंगे। समझो पीछे कोई एंट्री हुई नहीं हुई तो एक्यूमुलेशन हम यहीं पे ब्रैकेट में भी निकाल लिया करते थे जब थोड़े बड़े हो गए। तो हम कहते थे जी 40/10 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक लाइफ गिन लेते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 11 को एसेट खरीदा तो 31 दिसंबर 11 तक 1 साल, 31 दिसंबर 12 तक 2 साल, और 31 मार्च 13 है तो 3/12 का मतलब 0.25 ईयर्स होता है। तो इसका मतलब टोटल लाइफ इसकी गुजर गई है हमारे पास 2.25 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया 9। वो नजर आ रहा था लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया क्योंकि जरूरी तो नहीं है 2 साल की एंट्रीज करके हम यहां पे आए हों। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन ने डेबिट होना है 9 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने क्रेडिट होना है 70 से, और कैश कितना आया था जी, कैश कितना आया था 75, 75 की ये बेची थी हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 14 से, और ये 14 क्या है, गेन है। क्या है ये, गेन, ठीक है। सिर्फ मैंने डेट ऑफ परचेज बदली है बच्चों, सिर्फ इसलिए कि आपको ये ना लगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने उस दिन उस 1 जनवरी पे बेच दिया। अगर नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता यार, जैसे आज तक होता है 3 महीने डेप्शन करते और फिर 2 साल 3 महीने की डेप्शन को यहां से एक्यूमुलेशन से निकाल देते और ठीक है मसला। चेंज क्या आ जाएगा, चेंज ये आ जाएगा, जरा वो 13 भी बदल के 14 हो गया ना, जरा ऐसे 13 लग रहा था कल। अच्छा चलें छोड़ें जी। डेप्री से ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडिशनल चीज क्या आ जाएगी, 14 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल। इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड ने तो कहा था ना कि ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पर उठाकर ले जाओ तो भी गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। डिस्पोजल अगर हो जाए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, गेन लॉस हमेशा की तरह आज भी प्रॉफिट। ये पुरानी ट्रीटमेंट ही है, गेन या लॉस। हमने नई चीज क्या सीखी, फेयर वैल्यू गेन लॉस को भी प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। आइए 16 कहता था फेयर वैल्यू पर उठाकर रखा है, रीवैल्यू किया है तो गेन लॉस ओसीआई से रूट कराकर इवन सरप्लस में ले जाओ। ओसीआई से रूट कराना भी सिखाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में ना, ठीक है। लेकिन अभी आपको यही बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाते हम, रीवैल्यूएशन सरप्लस को, रीवैल्यूएशन सरप्लस को अलग इक्विटी के अंदर रखते हैं। ये सिखाया हुआ है ना, वहां पे ये सीखा था कि गेन ऑन रीवैल्यूएशन आ जाए तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाना बल्कि रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर रखना है, ऐसे ही सीखा हुआ है। लेकिन यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर IAS 40 की प्रॉपर्टी है तो फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस को कहां ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये नई चीज थी, वरना गेन लॉस ऑन डिस्पोजल तो पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता था, आज भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जा रहा है, इसमें कोई नई चीज नहीं थी, तो ठीक है। अच्छा अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पर हैं तो मुझे बताएं, फेयर वैल्यू मॉडल में 13 वाले साल में डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जिस दिन इसको बेचना है उस दिन एंट्री क्या होगी, उस दिन एंट्री होगी क्रॉस, देख लेना है, देख लिया हुआ क्रॉस है। एक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे, नहीं भाई नहीं, एक्यूमुलेशन का तो कोई ताल्लुक। हमने तो फेयर वैल्यू मॉडल में कहा था, पहली बात ये की थी डू नॉट डेप्रिशिएट, तो इस अकाउंट का कोई वजूद नहीं होना डिस्पोजल के दिन जब एंट्री होगी तो, ठीक है। बाकी सारी एंट्री सेम है, ये इसलिए लिखा, एक तो ये याद रह जाए कि एक्यूमुलेशन के नाम के कोई वजूद नहीं है, और दूसरा ये कंफर्टेबल हो जाए आप कि बाकी एंट्री सेम ही है। क्या मतलब, कैश ने आना है तो कैश डेबिट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने क्रेडिट होना है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट के अंदर जो पड़ा होगा वही निकलेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या शो करती है, लेटेस्ट फेयर वैल्यू, यानी पिछले साल के एंड पे जो 65 था वही इस साल के शुरू में 65 था। अब ये नहीं करना कि 31 मार्च पे पहले इसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले आए, और यार अल्टीमेटली आप गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में लेकर जा रहे हो ना, तो बस जो पिछले साल के एंड पे या इस साल के शुरू में फेयर वैल्यू पड़ी थी वही पड़ी एसेट अकाउंट में, उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में से यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट में से क्या निकलेगा आज, कॉस्ट ना, अच्छा फेयर वैल्यू कितनी है जी 65, ये बिका है 75 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 10 रुपए की चली गई, ठीक है। ये 10 रुपए का गेन आ गया। अगर बैठ के घर सोचा हो ना किसी ने तो रिजल्टेंट एंड पे जाके लाइफ के एंड पे सेम ही बन रहा होता है, ये सिर्फ टाइमिंग ही बदल रही होती है। कोई डेप्रिशिएट करके थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस आउट कर रहा है और फिर एकदम से ज्यादा गेन रिकॉर्ड कर रहा है, और कोई थोड़ा थोड़ा करके गेन लॉस रिकॉर्ड करता जा रहा है, और फिर ईयर एंड के ऊपर हर ईयर एंड पे तो जिस दिन बिकता है उस दिन फर्क थोड़ा रह जाता है। बहरहाल ये सोचने की हमें कोई जरूरत नहीं, काम हमारा चल रहा है। यहां तक कोई मसला, ये हमने कल बात की थी, ऐसा ही है। गेन ऑन डिस्पोजल भी आ गया, ये है मुकम्मल कहानी हमारी कल वाली,
ठीक हो गया, आपकी क्लास में किया हुआ सवाल था, बस जरा ये एंट्री मैंने थोड़ा सा डाटा बदल के करवा दिया। ठीक है, गेन को रियलाइज ही किया है क्या? फेयर वैल्यू मॉडल वाली ये रेंट वाले गेन लॉस को, बस ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप ये ना कहो, देखो पीपीई का जो मकसद होता है ना वो एसेट को यूज करते रहना होता है, तो इसलिए वो ये कहता था कि एक्चुअल में बेचो तो ही प्रॉफिट एंड लॉस में डालो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है ना, तो किसी भी वक्त अच्छी कीमत लग जाए तो हम बेच सकते हैं इसको, इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में जो एसेट आएगा उसके ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू गेन लॉस हो उसे रियलाइज ही समझो भाई। अगर मांगने वाले आ जाएंगे तो बेच देंगे। देखो ना, देखो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गई ना भाई, हो गई है फिर। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि अगर आपने अपने प्लांट को रीवैल्यू करके उसका गेन प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया और शेयर होल्डर आगे कहें ये पैसे निकालो, तो आप प्लांट बेच के अपना बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट पे एक प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने उसका गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है, यूजर आ जाता है कि यार ये मुझे दे दो, तो आपको कहे ठीक है यार बेच दो और ले लो। बाहर स्टैंडर्ड की अपनी लॉजिक है, इस फेयर वैल्यू गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना है, फेयर वैल्यू गेन या लॉस को। ठीक है, अच्छा सवाल बदल गया है ना यार, सवाल बदल गया दोनों यार, ये लो यार। भाई समझ आई भाई ने क्या कहा है? हाँ भाई ने क्या डेप्रिसिएशन नहीं लिखी आपने, फिर ये भी सही कराओ ना, ये भी फिर अच्छा ये तो सही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये 10 सही है। ओके चलेंगे आगे। अच्छा जी, अब आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कोई चीज IAS 16 में ट्रांसफर हो सकती है और IAS 2 में भी ट्रांसफर हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लाजा किराए पे चढ़ाया हुआ था, किसी को किराए पे दिया हुआ था, तो वो रेंटल पर्पज के लिए था, IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आपने कहा कि यार अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज ज्यादा हो गए हैं, हेड ऑफिस बड़ा चाहिए हमें, हम पहले किराए पे खुद बैठे थे जरा छोटी बिल्डिंग में, वो बड़ी बिल्डिंग किराए पे दी थी, तो सोचा कि क्यों ना हम अपनी ही बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएं। तो जो वहां पे किराएदार मौजूद थे उनको 2, 4, 6 जितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था वो नोटिस पीरियड उनको सर्व कर दिया और हमने कहा कि जी आप ये हमारी बिल्डिंग खाली कर दें, हमने खुद यहाँ पर शिफ्ट करना है, और फिर आप शिफ्ट कराए। तो पहले एक चीज आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब वो आपके बिजनेस यूज के अंदर आ गई, तो इसके अंदर क्या हुआ, आपकी ट्रांसफर हो गई, एक प्रॉपर्टी IAS 40 से निकल गई और IAS 16 में आ गई। यानी आप कह सकते हैं कि इसकी एंट्री बन गई, बोलो बोलो बोलो, इसकी एंट्री बन गई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने सोचा यार ये किराएदारों के मामला से ना मैं बड़ा तंग आ गया हूं, ठीक है ना, तो इसको बेच ही देते हैं। किसने बोला, ये किसने बोला, कैसे बोला जरा बोलना दोबारा? बेच ही देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हमने कहा इसको बेच ही देते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले एक चीज IAS 40 में पड़ी थी, अब वो हमने किराएदारों का चलो भी खाली कर दो और उसके ऊपर पट्टी लगा दी बराए फरोख्त, राब्ता नंबर फॉर सेल, तो क्या बन गई हमारी इन्वेंट्री। ठीक है, असल में ना ऐसी बातें सोचने के लिए ये जरूरी सोचा करो कि ये बिजनेस ऐसा होगा जो ये सारे काम करता होगा ना, वो बनाकर रखता भी होगा, बेचता भी होगा। ठीक है, अपना दफ्तर भी होगा उसका। बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से एक चीज निकल गई और निकलकर चली गई इन्वेंट्री में। ठीक है, तो इसकी एंट्री बन गई इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए, एंट्रीज तो समझ आती हैं। ठीक है, लेकिन अब एक मसला आएगा, वो मसला ये है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कोई भी चीज निकलकर IAS 16 या IAS 2 में जाएगी, तो जिस दिन ये वहां पहुंचेगी अगले कहेंगे भाई साहब हम अगर ये बाहर से खरीदने जाते तो हमें ये कितने की मिलती, तो हमने कहते जाहिर है फेयर वैल्यू पे मिलती। तो ये कहेगा तो आपके पास फेयर वैल्यू मॉडल है ना, ये दोनों कहेंगे फेयर वैल्यू मॉडल है ना, आप इस बिल्डिंग को एट द डेट ऑफ ट्रांसफर लेकर आओ अब फेयर वैल्यू पर,
जो गेन लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, और जो आज की फेयर वैल्यू है ये हमें दे दो, ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी, ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी। उससे आगे फिर हम इस कॉस्ट को लेकर चलेंगे। आइए 16 में फेंका है तो आइए 16 कॉस्ट पर लेकर इस कॉस्ट को इनिशियल मेजरमेंट वाली कॉस्ट समझेगा, और अगर ईयर एंड पे कॉस्ट मॉडल लगाना है तो उस कॉस्ट को डेप्सिट कर देगा, और अगर ईयर एंड पे फेयर रीवैल्यूएशन मॉडल लगाना है तो फिर वो रीवैल्यूएशन की तरफ चला जाएगा, कंपेयर करेगा उसी कॉस्ट से जो इस दिन IAS 40 ने फेयर वैल्यू पर लाकर दे दी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जब भी कोई चीज जाएगी IAS 16 में या IAS 2 में तो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू निकालेगा। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू, बस इतना लिख देते हैं निशानी के तौर पर, डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू पर उनको दे देगा। अब डेट ऑफ ट्रांसफर पर अगर फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लाना है तो उसके पास मॉडल मौजूद है। वो क्या है फेयर वैल्यू पर उठाकर ले जाओ, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। तो अगर डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है एसेट को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, कोई मसला नहीं है, उठाकर उसको फेयर वैल्यू पे लाएगा और फिर क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और डेबिट वो लेगा, एसेट अकाउंट पीपीई या इन्वेंटरी, और जो अमाउंट डेबिट होगी ना उनके अंदर वो उनकी कॉस्ट बन जाएगी। उससे आगे फिर वो अपने रूल्स खुद लगाते रहेंगे। ये बात समझ आई? ये क्या है? ट्रांसफर आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? क्या दोबारा बताऊं? ये वो वहां से आईपी जहां से लिखा है वहां से बात समझ नहीं आई सारी, तो वो बात पूछे ना बेटा जो समझ। मैं ये कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डेट ऑफ ट्रांसफर पे इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लाना है, ले आए, ला सकते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आपने ट्रांसफर करना है फेयर वैल्यू पर अगले एसेट को, तो फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं तो गेन है या लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डालने की जाते हैं IAS 40 को। अब IAS 40 ने इस प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर लाया और लाके ट्रांसफर कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया? क्रेडिट। IAS 40 अब खत्म। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल के पीपीई में गया है तो ये जो आज की फेयर वैल्यू है ये पीपीई के लिए इनिशियल मेजरमेंट वाली कॉस्ट बन जाएगी और उससे आगे वो अपने रूल्स लगाएगा। और अगर ये यहां से निकल कर गई है IAS 2 इन्वेंट्री में तो ये इन्वेंट्रीज के लिए इनिशियल कॉस्ट बन जाएगी और फिर वो अपने रूल्स लगाएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बैलेंस शीट पे रख रहा होगा। इसका कोई सरोकार नहीं। यहां पर सिर्फ इतनी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इसने निकल कर जाना है तो फेयर वैल्यू पर आज के दिन लेकर आओ, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डालो और ये फेयर वैल्यू अगले को देकर कहो ये तुम्हारी कॉस्ट है आज से। समझ आ गई अब? अच्छा, ये तो होगी ट्रांसफर आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी IAS 16 में एक प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है? क्या मतलब? आपका हेड ऑफिस है, आपने सोचा यार वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, ठीक है? सारे एम्प्लॉयज को कहा वर्क फ्रॉम होम करेंगे जी, ठीक है? और आपकी ये बिल्डिंग जो हेड ऑफिस इस्तेमाल हो रही थी वो हंस ले तू, ठीक है ना भाई? फिर हंसा निकलना है। अब ये जो बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही थी, टेस्ट आप लोगों को मिल गया? ये टर्म टेस्ट कल डिस्कस करेंगे। दिल तो था कुरैशी स्टील वाला सवाल आज डिस्कस कर दूंगा, लेकिन वो मैं फिर ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनवाने लग गया। वो नोट बना लिया, बोझ आज उतर गया, बोझ आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का उतर गया। उसके बाद अब ये है कि इसकी थोड़ी बहुत बात, थोड़ी थ्योरी, थोड़ी अंग्रेजी, कोई MCQ, कोई छोटी मोटी बात रह गई है तो रह गई है। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, कल रिलैक्स होकर कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे, कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे, परसों जो टेस्ट रह गया वो डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा एक और दिन दे देंगे ताकि ये भी 7 साल थोड़ा और प्रोलॉन्ग हो जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए आप लोगों को। जितना टाइम मिल जाता है आप जरा कंफर्टेबल हो जाते हैं उस टॉपिक में, ठीक है ना? बहरहाल कहा था आपको सबसे आसान टॉपिक हमारे पूरे सिलेबस का है ही, अभी तक लग भी रहा है आपको। अच्छा, अभी नोट बनाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या झलकियां चल रही हैं, IAS 16 की बस थोड़ी सी बातें चेंज हुई हैं, IAS 16 की झलकियां चल रही हैं। छोटा भाई जो है, अच्छा IAS 16 पहले आया था, ये बाद में आया, इसलिए छोटा भाई। ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, IAS 16 में आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, आप हेड ऑफिस, आपका एक हेड ऑफिस है और आपने सोचा वर्क फ्रॉम होम किया करेंगे। आपने सारे एम्प्लॉइज को कहा चलो घर चले जाओ, दफ्तर खाली हो गया, आपने कहा चलो यार अब इसको किराए पे चढ़ा देते हैं, हमने क्या करना। और एक छोटा सा कमरा आपने वहीं पर या कहीं और अलग रख लिया अपने लिए, जहां पे आपने एक बंदा बिठा के फोन लगा के प्रिंटर शिंटर लगा के काम चलाना ना, तो काम तो सारे घर से कर रहे हैं, ठीक है? अब ये पहले IAS 16 की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, आज ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया, रेंटल पे जो चला गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसफर जो है वो IAS 16 के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रहा हो हमारा एक एसेट। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में पहली बात तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। बड़ी सिंपल है, ये तो मैंगो मैन भी कर ले एंट्रीज, ठीक है ना? मैंगो मैन थोड़ा बहुत जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज हो वो भी एंट्री कर सकता है, ठीक है? तो अच्छा जी, एंट्री तो ये हो गई। अब किस अमाउंट से हो? अब जैसे ही ये प्रॉपर्टी लेकर बड़ा भाई पहुंचेगा छोटे भाई के पास, तो वो कहेगा बड़े भैया जैसी करनी वैसी भरनी,
जब मैं तुम्हारे पास प्रॉपर्टी लेके आया था तुमने कहा था फेयर वैल्यू पर लाओ, और मुझे तो फेयर वैल्यू ही चाहिए, तो जैसी करनी वैसे ही भरनी। चलो फटाफट इसको लेके आओ फेयर वैल्यू पर, और जो इस दिन की फेयर वैल्यू होगी वो मेरी डीम्ड कॉस्ट, वो मेरी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। अब IAS 16 ने थोड़ा सोचा, सर कुछ कहने लगा हाँ एक फेयर वैल्यू मॉडल भी मेरे पास है तो सही, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट है लेकिन एसेट उससे भी फेयर वैल्यू पे आ जाता है, तो मैं वो मॉडल लगा लेता हूं। तो IAS 16 अपने वाला रीवैल्यूएशन मॉडल लगाकर इस एसेट को फेयर वैल्यू पर लाएगा, वो भी फेयर वैल्यू भी लाते थे ना, और जो उस दिन वो फेयर वैल्यू होगी वो पकड़ा देगा IAS 40 को, पकड़ेगा, कहेगा ए फड़ फेयर वैल्यू आया, बड़ा फेयर वैल्यू, मेरे पास भी है फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है। तो एंट्री करेगा वो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, अगर कोई सरप्लस आया मिसाल के तौर पर, ठीक है, कोई सरप्लस ही मसला होना है आपको, बहरहाल एसेट पीपीई को बढ़ा लेगा, पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट गेन रिकॉर्ड कर लिया, और फिर क्या करेगा पीपीई क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। अब होगा क्या, अब आपके दिलों में आ रही होगी, और वो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा रह गया उसका क्या करें, उसको कहीं नहीं करना, जहां पड़ा वहां पड़ा रहे। ठीक है। ये सवाल कराने दो, आज आपको जो होमवर्क देना है ना दस्तगीर लिमिटेड, उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट और पीपीई ये तीनों मिक्स हैं, पास पेपर का सवाल है, वो आपका होमवर्क है आज, कल जाहिर है वो करवाऊंगा। ठीक है। तो उसके अंदर जाके आपको चूंकि फिगर सामने होंगी, डेट्स होंगी, एंट्रीज होंगी, तो ये बात ज्यादा बेहतर समझा सकूंगा। बहरहाल आपकी बला से फिगर जो इधर आनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आज तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो चीज आनी है वो उस दिन की फेयर वैल्यू डेबिट हो जानी है, बस उससे आगे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। अभी छोड़ें जो सरप्लस आ गया उसका क्या करना है, IAS 16 के अंदर वो सवाल के अंदर आता है, तो फिर देख लेंगे। बहरहाल बात वही हो गई कि इसने भी क्या करना है, इसने भी डेट ऑफ, क्या करना है जी, डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू पर लेना है। ऐसे तो पूरा नहीं आएगा, इसको भी ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे हैं, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कह रहा है, डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू। ठीक है भाई साहब, डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू दो मुझे, तो फिर उसने कर दिया डेट ऑफ ट्रांसफर पर फेयर वैल्यू पर, डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू। ठीक हो गया जी, डन। डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू पर लाने के लिए IAS 16 के पास अपना रीवैल्यूएशन मॉडल है, हमें उससे क्या, हमें तो ये है कि एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, अब ये फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब डेबिट होगी तो ये इस दिन से इसकी इनिशियल मेजरमेंट वाली कॉस्ट बन गई, समझो, क्योंकि बाहर से खरीदते तब भी तो ये इनिशियल मेजरमेंट जो कॉस्ट पे होती है वो उस दिन की कॉस्ट उसकी फेयर वैल्यू ही होती है ना, तो यूं समझो अब यहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये एसेट बन गया, उससे आगे अगर कॉस्ट मॉडल लगाएगा तो इसको डेप्रिशिएट करेगा इसी कॉस्ट को, अगर फेयर वैल्यू मॉडल लगाएगा तो इस कॉस्ट को ईयर एंड की फेयर वैल्यू से कंपेयर करके गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेगा। कोई मसला? अच्छा जी, अब एक और मसला आता है, वो मसला ये है कि ये मोहतरम भी हैं इन्वेंट्री, है ना, ये भी इन्वेंट्री यानी IAS 2 में एक चीज पड़ी थी, ठीक है, और ये उठाकर ले आए हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। आपने एक प्लाजा फॉर सेल रखा हुआ था, 2 साल हो गए बिक नहीं रहा, आपने कहा यार छोड़ो यार, उतारो फटी, लिखो किराए के लिए खाली है रब्ता नंबर फॉर रेंट। तो अब क्या कर रहे हो आप, पहले जिसको हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ था अब उसको आप रेंटल पर्पज में यूज करने लगे हो, तो इंटेंशन यूज बदला, स्टैंडर्ड बदल गया भाई, स्टैंडर्ड बदल गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बदल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगाना है तो सबसे पहले तो मुझे जर्नल एंट्री बता दो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक एसेट आया ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और कहां से निकला है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी। अब अगली बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने इसको भी कहा, ये देखो इसको भी कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम भी बड़े भैया की देखा देखी ना फेयर वैल्यू मांग रहे थे उस दिन, ठीक है ना, चलो फेयर वैल्यू पर ला कर दो। आप ये कहकर निकल गए, थोड़ी देर बाद वापस आए, बैठा रो रहा था IAS 2, आपको तरस आया, आपने कहा क्या हुआ, कहने लगा मेरे पास तो कोई ऐसा मॉडल है ही नहीं जो एसेट को फेयर वैल्यू पर लाए। जिन्होंने जिंदगी में इन्वेंट्रीज पढ़ा भी हुआ है ना बेटा, सुन ले, जिन्होंने जिंदगियों में इन्वेंट्रीज का सब्जेक्ट पढ़ा भी, टॉपिक पढ़ा भी हुआ है ना, जिनको भी मैं रिवाइज, बाकी तो रिवाइज कराना है ना, भी बताऊंगा, वो वाला स्टैंडर्ड IAS 2 जो है वो भी ये कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखो, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखो। यानी अगर 100 रुपए की कॉस्ट है ना और फ्यूचर में ये 80 का बिकता है तो 20 का लॉस आज रिकॉर्ड करके उसको 80 पे ले जाओ। ये कभी नहीं कहता कि 100 की कॉस्ट पे पड़ा है और 150 का कल को बिकना है तो 50 का गेन आज रिकॉर्ड कर लो, यानी फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर नहीं जाता वो तो ये कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखो, ठीक है ना, और वो भी सब्सिक्वेंट डेट ईयर एंड पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसका रोना सच था बेटा, उसके पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो इस दिन ले आए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे,
क्या करेंगे? हम कहेंगे यार हाँ ये बात देखो, उसने जैसा किया सो किया। आज अल्लाह ने अगर आपको मौका दे दिया है तो आप उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, बहुत अजर है इसके ऊपर, ठीक है। आप माफ करके उसे कहें अच्छा चल यार चल रो ना, ऐसा कर, ये जो डेट ऑफ ट्रांसफर पे तेरे पास कॉस्ट तो होगी, जितने के तूने ये इन्वेंट्री खरीदा था वो तो तुझे पता होगा। हाँ हाँ ये मुझे पता है, वो मुझे दे दे, आगे मैं जानू मेरा काम, मैं ले आऊंगा इसको फेयर वैल्यू पे, ईयर एंड पे जाके ना इसको ले आऊंगा फेयर वैल्यू पे, और ये जो है वो मतलब गेन लॉस भी रिकॉर्ड कर लूंगा, तू जा दे जा निकल बस, ठीक है। तो क्या होगा, डेट ऑफ ट्रांसफर की, पहले ये लिख लेता हूं फिर लाइन लगाते हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर की कॉस्ट, ठीक है जी। लो जी तस्वीरें बन गई बेटा, बस कॉस्ट, ठीक है कॉस्ट। डेट ऑफ ट्रांसफर जरूरी नहीं ईयर एंड हो, और अगर ईयर एंड हो तो फिर ठीक है उसको एनआरबी पे लाकर ट्रांसफर कर दें, सादा रखें बातों को फिलहाल, पहला दिन है, ठीक है। अच्छा अब दो चीजें हैं यहाँ पे ना, चूंकि स्टैंडर्ड जरा खामोशी इख्तियार कर लेता है, तो दो चीजें, वैसे मैंने ना स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड को ना यहाँ पर मैंने रख लिया। अब जरूरत इस चीज की है कि आप भी कभी कभी स्टैंडर्ड ले आया करें। पिछली क्लास में मैंने सोचा था निशान कुछ लगवाना शुरू कर दूं साथ साथ, आपको स्टैंडर्ड नहीं मिले आई कैप से कोई मसला नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे IS40 पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो IS40 जब मैं यहां पे ढूंढूंगा, अल्लाह करेगा मुझे मिल भी जाएगा, तो वो कह रहा अभी नहीं मिल रहा, मैं आपको ढूंढ दूंगा बाहर। अच्छा सुने, IS40 ये जरा थोड़ा सा वन नोट है ना, इसके अंदर मतलब उतना से नहीं चल सकता, ढूंढ लेता हूं मैं। IS40 ओपन करूंगा, उसमें जो रेलेवेंट बातें आपको पढ़ाई हैं वो हाईलाइट कर दूंगा। अब स्टैंडर्ड नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, इस चैप्टर के ऊपर ही लिख दोगे ना, पैरा फलां और पैरा फलां, ये सर ने हाईलाइट किया। जब आपके पास स्टैंडर्ड आ जाएंगे आप उनको हाईलाइट कर देना। अब क्या एंड तक इसको रोकना, मैं तो कहता हूं साथ साथ हम इसको भी खोल के देख लिया करेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मेरी आज की अचीवमेंट है कि मैंने इसको यहां पर बड़ी देर लगी थी इसको यहाँ पे, पता नहीं 2-4 मिनट तो वो लोडिंग ही होती रही है, सारा स्टैंडर्ड है जाहिर है। अच्छा जी कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, नहीं यहाँ थे हम। तो मैं यस कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आप यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास जिस दिन ये इन्वेंट्री आई है ना, इसी दिन इसको उठाकर ले जाते हैं फेयर वैल्यू पर, इसी दिन सारा गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये कॉस्ट बना लेंगे और ईयर एंड पे इसको फिर फेयर वैल्यू से तब जाके हम जो है वो कंपेयर करेंगे। कोई ऐसा करना चाहे तो भी कर ले, मेरे ख्याल से कॉस्ट से डायरेक्ट ईयर एंड पे भी आप हिट करोगे ना, तब भी आपका टोटल गेन या लॉस नेट में निकल ही आना है, ठीक है ना। तो बहरहाल सवालों के अंदर देख लेते हैं बाद में। एक और चीज जो है वो भी यहां पर आ सकती है, और अगर मैं इसको इस कलर के साथ लिखूं तो नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वो क्या चीज है जी, देखें आपने एक प्लाजा बनाना शुरू किया और वो अभी बना नहीं है, मिसाल के तौर पे ईयर एंड आ गया, तो उसको आप क्या कहते होते हैं? जब तक वो प्लाजा रेडी टू यूज नहीं हो जाता, आपने रखा किस लिए है और बना किस लिए है, आपने किराए पे देना है, तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होगा किराएदार तो उसमें नहीं आने लगे, तो जब तक वो बनता रहेगा उसे क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जिस दिन वो बन जाएगा तो हम कहेंगे अब ये बिल्डिंग नहीं, हमारा मकसद ही क्या था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाना, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट CWIP क्रेडिट। तो ये भी तो एक ट्रांसफर हो सकती है अगर आप और फरमाएं तो, कि हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक चीज पड़ी थी, जिस दिन ये कंप्लीट हो गई उस दिन इसको हमने ट्रांसफर किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब देखो बेचारे CWIP के नीचे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे ही है, CWIP क्या है बस, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कोई स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड ने इसको कहा हुआ है कि ये चीज कर लो, इसको ये कर लो, इसको ये कर लो, इसका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी स्टैंडर्ड का नाम हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है बस, ठीक है। एंट्री क्या होगी जरा बता दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब अगली लड़ाई शुरू होती है जी, क्या करें जी, क्या करेंगे जी भाई, इसके पास कौन सा, इसका तो नाम हमने स्टैंडर्ड का कभी नहीं सुना, आप फेयर वैल्यू मॉडल की बात करते हैं, तो ये भी वही काम करेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर की कॉस्ट, ठीक है जी, ये दे देंगे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, आगे वो जाने और उसका काम जाने। उसी दिन इसको उठाकर ले आए फेयर वैल्यू पर, उसकी मर्जी, उसी दिन ना लाए बाद में ले आए, इसकी मर्जी, ठीक है। अच्छा ये ना वैसे बनाने की जरूरत नहीं है टेबल, ये टेबल ना मैंने, वैसे मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, आपस की बात है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन इससे पिछली अटेम्प्ट जो गुजरी है उसमें मैंने बच्चों को एक टेबल बनवाया था, तो वो मैंने किताब में डाल दिया था, अब अगली बार फिर ये वाला डाल दूंगा इस तरह का कुछ बना के, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप अपने अगर नोट्स के अंदर आए तो ये बाद में तस्वीर बना लेना, तो ये आपको पेज नंबर 298 पे एक टेबल सा नजर आएगा, तो ये पांचों केसेस यहां पर लिखे हुए हैं।
ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे ना प्रिंटिंग एरर हुई हुई है, इधर देखें, ये इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये इन्वेंट्री इसके नीचे नहीं है जी, ये बेसिकली ये इन्वेंट्री उधर लिखा होना चाहिए था, तो ये गलती से प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे वही सारे केसेस हैं, आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लेना है आपने। अच्छा, तकरीबन ना ये डिस्क्लोजर सिर्फ रह गए हैं जो मैं इंशाल्लाह कल पढ़ा दूंगा, आज नोट बनवाता हूं इसका, फिर कल नोट जब बन जाएगा ना तो उसकी अंग्रेजियां जो हैं वो हम आके पढ़ लेंगे, जैसे आगे 16 में किया था, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मेरी तरफ से ओवर ही है, बस 1-2 दिन इसको जरा प्रोलॉन्ग करूंगा मैं, साथ साथ टेस्ट की डिस्कशन के, कि कोई कमी बेशी हो आप लोगों की तरफ रहती हो, मेहनत के अंदर कुछ मसले मसाइल हों, जो भी हो वो आप जरा इसको साथ में ला लें, ये ना हो कि ये पीछे रह जाए, ठीक है। डेबिट करके और क्रेडिट करके मैंने नहीं लगाओ भाई, मैं ऐसे ना करो, मैंने कहा मैं हाँ ये हमारी नीयत यार, वर्क इन प्रोग्रेस के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, आप बना रहे हो, आपको अभी नहीं पता आपने क्या करना है, ठीक है, जिस दिन बन गया आपने कहा किराए पे चढ़ा दो, तो कंप्लीट हो गई ना, तो फिर उसी दिन ट्रांसफर करेंगे ना। अच्छा, कंप्लीट हो गई तो क्या एंट्री करते, अगर बिजनेस के यूज में लाना था तो पीपीई डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट करते, अगर रेंटल पे चढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट कर दो, और अगर बेचनी है तो इन्वेंट्री डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट कर दो। सीडब्ल्यूआईपी तो हर तरह से क्रेडिट होकर डेबिट हो सकता है। आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मराहिल में थी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थी, जिस दिन कंप्लीट हो गई आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है अपनी बिल्डिंग का। नहीं टाटा, मैं पूछ रहा हूं क्या करना है, तुमने बेचनी है, किराए पे देनी है, या अपने इस्तेमाल में रखनी है। फिर सुनो मेरा सवाल, फिर सुनो, आपकी बिल्डिंग बन रही है, बन गई है, मैंने आपको खबर दी फोन करके, भाईजान बिल्डिंग कंप्लीट है, क्या करना है इसका, तो बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट, ठीक है। साथ वाले भाई की बिल्डिंग तैयार हो गई, भाईजान आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई है, क्या करना है, इन्वेंट्री बेचना है, तो फिर इन्वेंट्री डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट। हेलो हजरत, आपकी बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, क्या करना है, रेंट पे देना है यार, उसने दे लिया ना, तुम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे पास हेड ऑफिस ही नहीं है, कोई नवा काम कर लो, तो पीपीई डेबिट सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट, बात समझ गए। अच्छा जी, मैं बता दूंगा कौन से वाले लाने हैं, 2 लाएंगे बस। ये सांप वाला सवाल करेंगे जी आज। ये जनाब पेज नंबर 458, रिक्वायरमेंट चेक करो, रिक्वायरमेंट, बाकी गल्ला छड़ दो। शो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है जी। स्नेक लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, पूरा लिखना, नोट्स टू द, प्लीज बेटा बातें नहीं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, पूरा फॉर द ईयर एंडेड लिखना प्लीज। 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2015। नोट का कोई नंबर, पिछली क्लास में नंबर 9 था, सिंगल फिगर रखा करो ना, बार बार लिखनी होती है आगे, अगर सब नोट बनाए तो हैं। 12 तुम लिख लो बेटा, लिख लो, हैं, इसको चेंज कर दो यार, इसको उस पर करा दो, स्विंग पे इसी को। अच्छा जी, नंबर 9 नाम रखेंगे इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और भाई साहब यही तो फर्क है, नोट बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ लोग नीचे करके ना लिखे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लिख चुके हैं, कितने वजन लिख लिया जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट नहीं बना रहे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट की समझ आई आपको, IS 20 आगे समझ, अब आगे समझ जी। ऐसी मैंने कहा पूछ लूं, गवर्नमेंट ग्रांट गुजर भी गया ना, ग्रॉस, अरे अपना दोस्त ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आज भी सही है, पता है क्यों ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखा, ये ब्रॉडर टर्म है, कॉस्ट भी इसमें पड़ी हो सकती है, फेयर वैल्यू भी। हमने देखा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू। अगर कॉस्ट मॉडल हो तो एसेट अकाउंट शो करता है कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो एसेट अकाउंट शो करता है फेयर वैल्यू, ठीक है। तो दोनों चीजें लिख सकते हो, कॉस्ट / फेयर वैल्यू। बेहतर क्या है, पुराने वाला काम ही करो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना। नेक्स्ट वही ओपनिंग बैलेंस, इधर भी होगा ओपनिंग बैलेंस, वाह 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 वाह। उसके बाद खरीद भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कल वाले सवाल में पहले दिन 1 जनवरी 11 को खरीदी ही तो थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट
खरीदी होती, ठीक है। फिर डिस्पोजल भी हो सकता है जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर भी हो सकता है, इन भी और आउट भी, ठीक है। बल्कि मैं पहले ट्रांसफर लिख लेता हूं, जरा थोड़ा फासला हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर, ये ट्रांसफर जो है, ये बच्चे कंफ्यूज ना करें कहीं ट्रांसफर से जो पीपीई के नोट में आता था, वो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। वो दोनों जगह नजर आता था आपको, एक्यूमुलेशन डेबिट ट्रांसफर इधर भी आता था और एसेट क्रेडिट ट्रांसफर इधर भी आता था। ये वो ट्रांसफर नहीं है, ये तो ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या ट्रांसफर फ्रॉम आउट ऑफ, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये सिर्फ यहीं पर आएगा। ओके, उसके बाद डिस्पोजल भी हो सकता है। अच्छा, उससे पहले सुनो, इससे भी पहले सुनो, कोई और चीज नहीं, कोई और चीज, हाँ साथ करो नोट, जान के बिठाया मैंने, हालांकि मैं पिछले, यकीन मानो पिछली क्लास में मैंने यहां पे ट्रांसफर लिखा हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगली बात लिखी थी और वो मैंने नोट उधर किया था, ठीक है, ताकि कल डिस्क्लोजर करवाऊं तो वहां से फिर पढ़ा सकूं। जानबूझ के लिखते हुए देखा तो मैंने ये काम किया। मुझे बताओ, मैं तो चेंज करूंगा। मुझे बताओ कि यहां पर अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो कोई नई चीज आएगी? क्या नई चीज आएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर, ये लेजर ही तो उधर बन रहा है, बोलो। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो ये तो एडिशन हो गया, ओपनिंग 0 था, एडिशन हो गया। ये क्या है? फेयर वैल्यू गेन। ये क्या है? फेयर वैल्यू लॉस। ये किसका अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में रीवैल्यूएशन नहीं लिखना, फेयर वैल्यू लिखना है। लेकिन गेन लॉस दोनों आ सकते हैं, जैसे वहां सिर्फ रीवैल्यूएशन लिख के जान छुड़ाई थी, यहां फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिख के जान छुड़ा देंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ हो सकती है ना। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखेंगे, गेन होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। तो एडिशन के बाद फेयर वैल्यू पूरा लिखना है, फेयर वैल्यू, अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर ट्रांसफर लिखूंगा मैं, ट्रांसफर। उसके बाद बिक भी सकता है, ये कल बेचकर भी देखा था, डिस्पोजल, आज दोबारा भी बेचा था, और क्लोजिंग। अच्छा, अगली बात सुनो, अगर हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं सब की सब फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो नोट खत्म है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं। ये देखो, यही था, डेप्रिसिएशन को तो एंट्री नहीं हो रही, ये क्लोजिंग ही फेयर वैल्यू शो कर रहा है, यही बैलेंस शीट में चला गया था, यही बैलेंस शीट में गया था, इधर देखो, ये 95 क्लोजिंग है 65, वही एसेट क्लोजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब नोट तो खत्म। लेकिन मसला ये होगा, अगर इस सवाल का नोट आपसे मांगेगा तो, अभी तक तो कभी नहीं मांगा, ठीक है, मांगेगा अगर इस सवाल का नोट, तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो क्या करना चाहेगा, वो 3 4 5 प्रॉपर्टीज दे के कहेगा उनमें से कि आपने साथ वालों को जगा दें जी, हर कोई अपने साथ वाले को देख ले, जो सो रहा हो जगा दे, नहीं जो सो रहा हो उसे जगाएं, ठीक है। अच्छा सुन ले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल तो 4 5 प्रॉपर्टीज देकर वो कहेगा इसमें से मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी पे कॉस्ट मॉडल है, बाकी सब के ऊपर फेयर वैल्यू मॉडल है। तो जिसके ऊपर अब कॉस्ट मॉडल होगा उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी, इसलिए आपको अगला सेक्शन भी बनाना पड़ ही जाना है। तो सवाल पढ़ के पता लग जाया करेगा, ठीक है। तो बहरहाल अगला देखना सेक्शन, देखना ओए एक्यूमुलेटेड डेप्री। और अगर कॉस्ट मॉडल वाली प्रॉपर्टी आपकी इंपेयर हो जाए तो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट भी। लेकिन वो अलग बात है कि सिर्फ कॉस्ट मॉडल वाली प्रॉपर्टीज पे ये सारी चीजें अप्लाई होगी, फेयर वैल्यू वाले मॉडल के तो नोट को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए था, वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग। अच्छा जी, इधर देखे ट्रांसफर लिखूं, इधर भी ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ना 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 ना, ये है ट्रांसफर टू पॉजिटिव होगा अगर इधर कोई चीज आई है, या फ्रॉम नेगेटिव होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये असल ये कहानी है, ये पूरा आज लिख लो, चलो लिखना है तो आइंदा नहीं लिखना, पर्चे में इतना टाइम थोड़े। तो ट्रांसफर टू फ्रॉम, ठीक है, ट्रांसफर पता होना चाहिए उसको कि हमने ट्रांसफर किसको कहा है, ठीक है ना। इधर कोई ट्रांसफर नहीं, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आएगा। ट्रांसफर ट्रूसफर का तो चक्कर नहीं है, वो तो रीवैल्यूएशन वाली ट्रांसफर होती थी। हाँ, च्यूं नक्का डिस्पोजल है, आपने देखा चना नचा, डिस्पोजल की डिडक्शन यहां से माइनस हो सकती है, डिस्पोजल और क्लोजिंग। ये क्लोजिंग माइनस ये क्लोजिंग, बुक वैल्यू, मेजरमेंट बेसिस, डेप्रीसिएशन मेथड। नो सर क्यों, जो कॉस्ट मॉडल पे होगा, मैंने कहा था 100% आइए 16, किसने कहा नो, किसने कहा नो, क्यों भाई, कॉस्ट मॉडल वाले पे डेप्रिसिएशन नहीं होगी ना, कोई मेथड तो होगा ना, कोई लाइव रेट तो होगा ना, लिखना है जी। डेप्रीसिएशन मेथड, रेट या लाइफ। सुभान अल्लाह, कैसा नोट है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। बस 2 4 छोटी मोटी चीजें बदली हैं। एक तो ये चीज नवी आई है,
और दूसरा ये चीज नवी आई है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, सही हो गया। चले मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, ये नोट बना पड़ा था आपके लिए, दोबारा बन रहा है जी। मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी, क्या मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं? इस्लामाबाद प्रॉपर्टी, बलोचिस्तान प्रॉपर्टी, कराची प्रॉपर्टी, लाहौर। एक पंजाब में, एक सिंध में, एक बलोचिस्तान में। ओ नाराज नहीं होना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगली दफा मैं डाल दूंगा ये। ठीक है, आप इस्लामाबाद आप लोगों को तो है यार, देखो हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं इस्लामाबाद केपीके में ही है, जब यहां लाहौर से जाना हो तो है। ठीक है ना, जब इस्लामाबाद पहुंचते हम कहते हैं लो जी मरी पहुंच गए, लो जी अब स्वाद पहुंच गए, एक तरह लगता है ना। ठीक है, अच्छा चल राजी कर लिया इनको भी मैंने जी। तो आज डाल नहीं दे रहे थे, सवाल लंबा हो रहा था जिस ये सवाल लिया था ना जहां से भी। अच्छा जी सुने, अब मुझे 4 प्रॉपर्टी नजर आई हैं, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, कराची और लाहौर। तो इधर ये डाल दो, ऐसे अजीब से लग रहा है। अच्छा जी, अब ये ऊपर जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हुआ करता, यहां पे बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची इस तरह से होगा। ठीक है ना जी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहले इस्लामाबाद, उसके बाद बलोचिस्तान, हमारी जान बलोचिस्तान पाकिस्तान में ही है ये भी, और कराची, कराची की प्रॉपर्टी आ गई, कराची कहते हैं ना। उसके बाद लाहौर वाली, लाहौर वाले आ जाएंगे, लाहौर वाली प्रॉपर्टी, ये लाहौर की प्रॉपर्टी आ गई, और ये लाहौर की प्रॉपर्टी के बाद आपने टोटल लिख लेना। ठीक है, सही है। अब 1 बाय 1 शुरू कर देंगे, मैं जरा मुश्किल काम कर लूं, तब तक आप सवाल को एक नजर पड़े, लाइनें लगा लूं मैं। ठीक है, ताकि मेरा सवाल तो खत्म हो, फिर आपका शुरू हो जाएगा समझना। तो आप अपना सवाल पढ़ें जी, आप छोड़ें बस, आप मुझे इस मुश्किल वक्त में आप तनहा छोड़ दें मुझे, और आप लोग सवाल पढ़ें। मुझे लगता है मैं किसी हद तक कामयाब हो गया हूं। अच्छा जी, हुआ, बंद करवा दें यार। चला दें, एसी बंद करा दें, समझ से बाहर है, कभी कुछ कभी कुछ। ले भाई, काम हो गया तमाम, नोट तैयार है, शुरू करते हैं अब। अ बिल्डिंग दैट सांप लिमिटेड हैड कंस्ट्रक्टेड इन इस्लामाबाद एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 हैड बीन ऑन मार्केट फॉर 2 years। मार्केट के ऊपर रही, और मतलब फॉर सेल रही। ठीक है, फॉर सेल रही 2 साल, एंड वॉज स्टिल नॉट सोल्ड, लेकिन अभी तक बिकी नहीं है। ठीक है, तंग आ गए, उन्होंने कहा यकम मार्च पे, ऑन यकम मार्च 15 स्नेक लिमिटेड टुक इट ऑफ द मार्केट। स्नेक लिमिटेड ने उसके ऊपर से फटी उतार दी। ठीक है, एंड लीज्ड, ये क्या यार, इधर हो जा यार, फिर तू इधर बैठा हो यार, इधर हो जा, जल्दी कर भाई सुने इधर। ये पहली लाइन में लिखा होता है, स्नेक लिमिटेड इज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स फॉर रीसेल, फॉर लीजिंग, फॉर प्राइवेट यूज। लीजिंग का लफ्ज जान के सवाल में लिखा, ताकि आपको यह बताया जा सके कि अगर इस स्टैंडर्ड के अंदर लीज का लफ्ज नजर आए तो उसका मतलब होगा रेंट। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो भाई उन्होंने क्या किया, वैसे तो एडजस्टमेंट में बता भी दिया था ब्रैकेट के अंदर, लीज का मतलब क्या है, रेंट आउट। तो कह रहे हैं जी यकम मार्च को इन्होंने क्या किया, इन्होंने यकम मार्च को इन्वेंट्री में से इसको निकाल के किराए पर चढ़ाया, तो ये एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, अब अगली बात, डिस्कशन सारी यही करते हैं, वहां प्रेजेंटेशन यार ऐसे ना करो यार, तुम नहीं जा सकते यार छोड़ के यार, ऐसे ना करो यार, प्लीज यार, देखो प्लीज यार, जल्दी आ जाना है। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब इन्वेंट्री से क्रेडिट हुई एक चीज और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही है, तो इन्वेंट्री को क्या कहा था आईएस 40 ने, चलो जैसी करनी वैसी भरनी करो फेयर वैल्यू पे, और उसने ये भाई को भी रोके दिखाया था, इसको जान बन जा, माजरत कर,
हाँ देखो, जिंदगी में पहली बार सॉरी करवाया मैंने करवा के दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो सुने तो उसने क्या कहा था, मेरे पास ऐसा कोई मॉडल वाडल नहीं है, ये पकड़ो कॉस्ट और खुद ही करते रहो जो करना है। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑन यकम मार्च स्नेक टुक इट ऑफ मार्केट एंड लीज इट इंस्टेड, इट वाज लीज्ड ऑन यकम मार्च। उसी दिन ही जनाब दस्ती किराए पे, पार्टी मौजूद थी पहले ही, ठीक है, फटा उतारा फॉर सेल वाला, और अभी लगा रहे थे किराए के लिए, खाली है। साथ वाली बिल्डिंग वाले आ गए, यार हम बड़े तंग थे यार, हमें दे दो, ये मत लगाओ, इसको उतारो यार, हम है ना, चलो उसी वक्त रेंट आउट। इट्स फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 15 इज 1500 एंड ऑन 31 दिसंबर 14 इज 1000। ये देखो, ये मैंने इसी के लिए बनाया हुआ था। कौन सा कलर यूज करें, ग्रीन करते हैं। यकम जनवरी 15 को ये बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी है बता दो भाई। 1500 वाले होश करो, कुछ होश करो, थोड़ा सा होश करो, 1000 रुपए। यकम जनवरी 15 का मतलब 31 दिसंबर 14 है, ठीक है ना। और तुम थे खोसो जी, 31 दिसंबर 15 पर इसकी फेयर वैल्यू है 1500, ठीक हो गया। अब ये इस दिन एंट्री पड़ रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहां पर ये कह भी देता, अच्छा उसको भी छोड़ो, पहले ये बताओ, ये 1000 पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि IS2 के पास तो कोई फेयर वैल्यू मॉडल है ही नहीं, ठीक है। ये 1000 पे ही पड़ी होगी कॉस्ट पे, तो ये 1000 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो ये रेंट पे फर्क कितना आएगा, 500 का। ये क्या है, गेन है। मिसाल के तौर पे यकम मार्च 15 पे हमें सवाल बता देता कि जी फेयर वैल्यू इसकी 1100 है, तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आना इसने 1000 पे ही था, 100 रुपए का गेन यहां रिकॉर्ड करते, फिर 1100 हो जाता, तो 1100 से ये कंपेयर करके 400 आता, तो अल्टीमेटली 500 पे पहुंचना था ना। इसलिए हम सुकून में रखते हैं खुद को, हम क्या कहते हैं, बस उसको कॉस्ट पे ले लो बेचारी इन्वेंट्री से, और वही हमारी डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। और जब ये रेंट पे फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल अगर है तो अल्लाह खैर सल्ला, वहां पे सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। तो ये मामला कुछ यहां पर हो रहा है, सवाल की ये एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1000 ओपनिंग में पड़ा होगा है, यस सर वालों कुछ तो होश करो, ओपनिंग में कहां से आ गया। यकम जनवरी पे कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, इस साल में यकम मार्च पे ये आई है, ठीक है। ओपनिंग में यस सर तो ऑटो है ना, जो कह दिया ना वो ऑटो पे यस सर, ठीक है जी। उसके बाद एडिशन में ही आएगा 1000। अब चुप कर गए हैं, बोलने लगे थे, दिल में था यस बोलने, और ये एडिशन भी नहीं है, ये ट्रांसफर इन है। ये क्या है, इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट नहीं है, इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट है, तो ये ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ है, ठीक है, ओके। ये उलट पे लगाया हुआ है, इस साइंस को इसीलिए छोड़ ही दो जी। तो ट्रांसफर हो गया, कितना आ गया, 1000, ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास पहुंच की है यकम मार्च 15, ठीक है। आपको कहा था लेजर बना लिया करो, चलो वर्किंग वन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामाबाद। भाई छोड़ो, दफा करो, मैंने हटा दिया, हालांकि मैं वो समझाते हुए बोल कुछ और आता, लगाए कुछ और थे। कुछ जरूरी है वैसे, आपस की बात है, कुछ जरूरी है। ये ट्रांसफर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, में आया है, ट्रांसफर इन हुआ है, तो बस ठीक है, साइन लगा, क्या करना है। ट्रांसफर आउट होगा तो माइनस कर देंगे, कुछ साइन लगाने की जरूरत है यहां पे, बस ठीक है ना। जैसे रीवैल्यूएशन को लिख लिया तो जान छुड़ाओ बस, ये वक्री परेशानी हो, लिख के सोचते रहो बैठ के, कीमती को 10 12 15 सेकंड इस पे लगा दो, छोड़ो बस, ट्रांसफर लिखो। अगर इन है तो प्लस, आउट है तो माइनस, है तो ट्रांसफर ही ना। अच्छा कहां थे हम, यहां थे हम जी। यकम मार्च को एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 1000 से और कैश क्रेडिट, हाँ जी, कैश नहीं क्रेडिट कर देना, ट्रांसफर है। फिर 31 दिसंबर पे समझाया था आपको, क्या करो, कैरी डाउन में फेयर वैल्यू मॉडल पे है ना। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, सॉरी ये वाकई मुझे पढ़ा देना चाहिए था। पॉइंट नंबर 6 पढ़ लें पहले। स्नेक लिमिटेड अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट मॉडल टू इट्स पीपी। कॉस्ट मॉडल पे जो पीपी पे जो मर्जी लगाए, हमें उससे क्या, हम तो फेयर वैल्यू मॉडल ही लगाएंगे, अनलेस के फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही ना रहे किसी की, ठीक है ना। तो बहरहाल यहां पे तो फेयर वैल्यू मॉडल लगाना था। इस्लामाबाद की फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी गिवन है, फेयर वैल्यू कितनी है 1500, तो 500 का, बहुत सिंपल है, पता है मुझे, ज़बानी आप कर सकते थे, लेकिन सीखें वो तरीका जो मुश्किल में भी आपके काम आए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और ये क्या है, बढ़ रहा है, गेन है, ठीक है, तो गेन लिखना है तो लिख लो, लेकिन वहां पे तो मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिख के वहां भी जान छुड़ाई हुई है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ने को क्या कहते हैं भाई अकाउंटिंग में, डेबिट बोलो ना, एसेट पढ़ना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, डेबिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया डेबिट, मतलब प्लस, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई,
ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, बनता रहे, हमें उससे क्या, हम इस वक्त तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बस दिमाग में हो गया क्रेडिट डन। कोई डिस्पोजल है नहीं है, तो ये आ गया, देखो 1500 पे ही आना चाहिए था, फेयर वैल्यू मॉडल जो है। अब अगली बात देखना जरा, इधर समझ रहे हैं कि 10 मिनट में कैसे सवाल पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा। इधर देखो, ऐसे पूरा होगा, फेयर वैल्यू मॉडल, रीवैल्यूएशन ना लिख देना आज, और देखो ऐसे पूरा होगा। वो यार डैश लगा दो, जैसे लैंड के ऊपर डैश लगाते थे, यहां डैश लगा दो, और ठीक है, जब फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो डू नॉट डेप्रीशिएट, यहां पे कुछ नहीं आ सकता फिर, समझ गए, यही कहा था। अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो नोट यहां पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म ही हो गया ना, आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या परेशानी है तुम्हें, थोड़े बाल पीछे करो, परेशानी कम हो। हाँ अब बताओ क्या परेशानी है, वैसे ही पढ़ रहे थे, मैं क्या कुछ बस नहीं, तो ये समझ आ गया तुम्हें, शक्ल ऐसे बना लेते हैं ना, उधर देखते हो अगला पढ़ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि शायद उसको ये समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, ठीक है। तो फिर मुझे लग रहा था मेरे साथ क्या हुआ है, 10 मिनट से कोई बात बोल रहा था, एक ये और एक दूसरे जो सवाल करते हैं ऐसे ही, सर कुछ समझ नहीं आया, जरा बताएं वल्ला के बंदो, वो पॉइंट एक जो थोड़ा सा नहीं आता वो पूछ लो। पॉइंट 1 ओके, पॉइंट 1 ओके, पॉइंट 2, हमने जनाब बलोचिस्तान में गवादर के ऊपर काम शुरू हुआ तो एक प्लाजा वहां बना दिया, इस उम्मीद के साथ कि यहां पे किसी वक्त में अब जो है वो डेवलपमेंट होगी और यहां पर हमारा ये प्लाजा जो है वो अच्छे पैसों में या बिक जाएगा या रेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल वहां अकेले हमारा ही प्लाजा। बलोचिस्तान से कौन है, बलोचिस्तान से, ठीक, कहां से बलोचिस्तान से, गवादर से है भाई, देखो एग्जाम्पल भी मिल गई हमें। तो ये इसका भी बलोचिस्तान में गवादर से जरा हटके इसका गांव है, और इसके गांव के पास से जो सड़क गुजरती थी ना, हमने उसके ऊपर ये प्लाजा बनाया था कि हमने कहा कल को यहाँ पे गवादर करीब ही था, यहाँ पे जो है वो जरा डेवलपमेंट जब हो जाएगी तो ये अड्डे वाली जो है ना वो अड्डे वाला प्लाजा बन जाएगा, यहाँ पे इनके गाँव का जो करीब जो है ये बड़ा एक स्टेशन सा बन जाएगा, और इस उम्मीद में हमने फिलहाल तो वहां प्लाजा बना दिया। लेकिन अभी वहां पे फेयर वैल्यू उसकी डिटरमिन नहीं हो सकती, क्योंकि फेयर वैल्यू तब हो जब कोई 2-4 प्लाजे और भी हों, आसपास को मार्केट हो, ठीक है। अभी तो वहां पे खेत खलियान ही है ज्यादा। अब फिलहाल हमने क्या किया, हमने कहा यार वहां पे जो गवादर के पोर्ट के ऊपर जो डेवलपमेंट चल रही है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के, पाकिस्तान के, जहां जहां से भी हैं, ठीक है, उन लोगों को किराए पे दे दिया। अब वो रेंटल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन सवाल ने कह दिया कि इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है, ठीक है। इसमें अस्तगफिरुल्लाह क्या बात है, नहीं है वो। FAR 2 के अंदर ना एक बायोलॉजिकल एसिड एक्सटेंडेड है, ठीक है, उसमें वो जानवरों के बारे में ऐसे, तो वहां पे बच्चों को एग्जाम्पल दिया था कि आपने इथोपिया से एक बकरा मंगवा लिया। अब आप गुजरांवाला के रिहायशी हैं, आप सुबह सवेरे वहां पे निकलते हैं, उसकी वॉक भी करवाते हैं, खुद भी वॉक करते हैं, इथोपियन बकरा है। अब आप उस बकरे को देखते हैं और बकरा आपको देखता है, लोगों से आप पूछते हैं कि इसकी कितनी कीमत होगी, वो देख के कहते हैं यार हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब चाहे आपकी नजर में उसकी कीमत लाखों है, लेकिन लोगों की नजर में उसकी कोई कीमत क्यों नहीं है, क्योंकि इथोपियन बकरा है सिर्फ आपके पास। तो IS 41 बड़ी सख्ती करता है कि आपने बायोलॉजिकल एसिड की फेयर वैल्यू निकालनी हो, कहता है मैं ये मान नहीं सकता कि फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है एंड पे जाके अगर ऐसा कभी हो ही जाए इथोपियन बकरा, ठीक है, तो फिर कॉस्ट मॉडल पे आ जाओ। सेम इज द केस हियर। नीचे क्या लिखा उसने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है। जब डिटर्मिनेबल नहीं है तो फिर मजबूरी है, फिर कॉस्ट मॉडल ही है, उसी को ही फॉलो करेंगे। ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पर हो, सारी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना होता है फिर, ठीक है ना। फेयर वैल्यू मॉडल पे हो और किसी एक की डिटर्मिनेबल ही नहीं है तो कॉस्ट मॉडल पे रख लो। कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे आपको, अंग्रेजी में लिख के बता दोगे जी। बेटा नहीं, कॉस्ट को फेयर वैल्यू नहीं कह सकते, उसकी वजह यह है कि 15 में खड़े हैं और अभी ये कहेगा 12 में बनाया था, ठीक है ना। हाँ सवाल बताएगा, अब ये ना कहना सवाल छोड़ के पेपर रख के जा रहे हो, मैं जा रहा हूं एग्जामिनर से पूछने क्यों भाई, क्यों नहीं डिटर्मिनेबल, क्यों नहीं डिटर्मिनेबल। यार सवाल ने क्या डिटर्मिनेबल नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है, द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान, जो कि रेंटेड आउट टू टेनेंट्स है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 5000। इट्स लाइफ इज 10 years, रेजिडुअल वैल्यू इज 1000, बोथ एस्टिमेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, ठीक है। अल्लाह नहीं बचाया जी। तो काफी बताया, थोड़ा इधर रखा करो जी। क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था, कॉस्ट मॉडल लगेगा क्योंकि फेयर वैल्यू टर्मिनेबल नहीं है। अब 1 जनवरी 12 पे हमने इसको 5000 का खरीदा था और लाइफ 10 साल थी, 1000 रेजिडुअल वैल्यू है, और हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर 15 वाले साल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ओपनिंग्स चाहिए होंगे, इसके ओपनिंग होंगे नहीं होंगे। अब ओपनिंग निकालने के लिए 1 जनवरी 15 की बजाय, आदत है ना, आदत वही पूरी करो, 31 दिसंबर 14 पे खुद को लाके खड़ा कर देंगे और यहां पे आकर हम पूछेंगे सवाल से कि ये रीवैल्यू तो नहीं होगा, चुप चुप रीवैल्यू हो, आई सोना चल रहा है, चुप करके कॉस्ट मॉडल लगाओ। हमने कहा अच्छा सॉरी यार सॉरी। फिर हमने क्या कहना है, हाँ जी कॉस्ट ही होनी है क्योंकि मॉडल कौन सा है, कॉस्ट, तो कॉस्ट ही होनी है। तो 31 दिसंबर
14 की जो कॉस्ट है वो यकम जनवरी 15 पर ओपनिंग कॉस्ट बनेगी, कितनी बनेगी? 5000 सवाल में गिवन है, गिवन है नहीं गिवन? ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी ओपनिंग होगी इसकी, इसके लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं। ये मैंने वर्किंग 1 से निकाला है, ठीक है। कैसे यार? वेरी सिंपल, कॉस्ट है 5000 माइनस 1000 क्यों करवाया? सवाल खामोश है तो मेथड लगाना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं। लाइफ कितनी है? 10 साल। ये तो पहली क्लास में ही वापस चलेंगे यार। और कितना आसान हो कोई टॉपिक आपका, खुद बताओ कि आप 60वें लेक्चर में फिर पहले दूसरे लेक्चर में पहुंचे हुए हो हैं, और कितना आसान हो कोई स्टैंडर्ड। जी बोले। ये तो 1 साल की डेप्शन आ गई। ये क्या आ गई? 1 साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? ये मैंने इसलिए लिख लिया कि बाद में ये भी काम करना है, मैंने दोबारा वर्किंग नहीं करूंगा। ठीक है, 401 साल की डेप्शन आ गई इनटू, अब यकम जनवरी 12 को ये खरीदी थी, कंस्ट्रक्ट की थी, जो भी किया था, तो 31 दिसंबर 12, 13, 14, कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए। तो 1200 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्शन एज ऑन 31 दिसंबर 14, और ये बनेगा यकम जनवरी 15 का ओपनिंग। ठीक है, और ये एस्टिमेट चेंज नहीं हुए, तो इस साल की डेप्रिसिएशन भी फिर हर साल की तरह 400 ही होगी। मैंने इसलिए यहां पे इक्वल, यहां पे पहले क्या करते थे, यहां इंटू 3 कर देते थे, मैंने कहा दोबारा वर्किंग में करनी पड़े। तो 1 साल की डेप्शन की वर्किंग शो की 400 आती है, 3 साल गुजर गए तो 1200 हो गया। अब इस साल चौथे साल की फिर 400, फिर वर्किंग 2 ही लिख दिया, फनकारी लगाई। पिछली क्लास में 2 वर्किंग की थी, मैंने सोचा था अगली के अंदर 1 कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद कोई एडिशन है, कोई फेयर वैल्यू अस्तगफिरुल्लाह वो तो होनी नहीं है, ट्रांसफर कोई नहीं हुई, डिस्पोजल कोई नहीं है, ये आज भी 5000 पे है, डिस्पोजल तो कोई नहीं है, ये 1600 हो चुका है, और बुक वैल्यू 3400 आ गई है। और ये है कॉस्ट मॉडल पर। डेप्शन मेथड बिल्कुल है, पूरा लिखना, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड मत लिखा करो, स्ट्रेट लाइन सिर्फ लिख दिया करो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। लाइफ यूज की है 10 ईयर्स। नोट है जी, ये है नोट, ये है IS 40 बस। हाँ जी स्टूडेंट, सवाल है कोई? ये बस कहा है किसी ने? ओके, बस। नेक्स्ट, ऑन 30 सितंबर 15, ऑन 30 सितंबर 15 हमारे साल में 30 सितंबर 15 पे सिनेक एविक्टेड द टेनेंट्स फ्रॉम बिल्डिंग इन कराची। कराची से उन्होंने किराएदारों को निकाल दिया। ठीक है, एंड मूव्ड इट्स हेड ऑफिस इनटू बिल्डिंग इंस्टेड। क्या कह रहे हैं जी? और खुद ले गए अपने हेड ऑफिस को उधर। तो IS 40 था पहले, IS 16 में ट्रांसफर। एंट्री क्या बनेगी? IS PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। लेकिन इस दिन की फेयर वैल्यू पर लाना पड़ेगा, गेन लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और फिर यहां से दे देंगे हम IS 16 को, वो जाने उसका काम। अब पढ़ते हैं ऑन 30 सितंबर 15, इसी के अंदर इसी को यूज कर लेते हैं। ये 30 सितंबर 15 पे क्या हुआ? 30 सितंबर 15 पे क्या हुआ? ऑन दिस डे द फेयर वैल्यू वॉज 4000। इस दिन कितनी फेयर वैल्यू थी? 4000। 4000। ठीक है जी, ये इस दिन की क्या है? फेयर वैल्यू। डन। नेक्स्ट, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज 5 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 500। इसका क्या करें बेटा? मेरे ख्याल से ना हमारे इस सवाल की हद तक ये इररिलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि ये उसने IS 16 के लिए डाटा दिया है, IS 16 के अंदर इसको डेप्रिसिएट करना है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं यार। IS 16 जाने उसका काम जाने, हमने तो PPE का नोट बनाना ही नहीं है, हम तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वॉज 3000 ऑन 31 दिसंबर 14। इस दिन कितनी थी इसकी फेयर वैल्यू? 3000। अब ये 3000 फेयर वैल्यू मॉडल पे ही है ना ये, तो ये 3000 इधर देखना 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 देखना, कराची की बिल्डिंग ये ओपनिंग डेट पर पड़ी है कि नहीं पड़ी है? इज है। ठीक है, लाइंग इज पड़ी है। ओके, ठीक है ना? ओपनिंग में है कि नहीं है? ओपनिंग की फेयर वैल्यू, उस दिन की फेयर वैल्यू यही थी, इस पे पड़ी है। अब 30/9 पे इसने क्या होना है? बिकना है। तो बिकने वाले दिन इसकी फेयर वैल्यू है 4000। उठाकर लाओ इसे 4000 पे, कितना बढ़ा लो? 1000। कितना बढ़ा लो? 1000। 1000 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाने पर डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। ये एडिशन तो कोई नहीं हुआ। 1000 से पहले ट्रांसफर पे, पहले फेयर वैल्यू तो ले आओ, ट्रांसफर। ये 1000 की एंट्री क्या हुई है? ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है, उठाकर ले गए इसको 4000 पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया। अब ये प्रॉपर्टी कितने पे आ चुकी है? 4000 पे। अब इस दिन क्या करो? निकालो इसको यहां से, एंट्री करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, डेबिट जो मर्जी होता रहे, हमें से क्या, वैसे PPE डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो 4000 को ट्रांसफर कर दो, और ये जरा लाइनें ऊपर को चली गई, थोड़ी सी डिस्पोजल की जगह नहीं बची, थोड़ा सा इसको री इंजीनियर कर देते हैं जी। डिस्पोजल है कोई सवाल में? नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना आ गया? वैसे 0 हो गया, ट्रांसफर आउट हो गया। अगर ये पड़ा भी होता एसेट तो इधर यही होना था, लेकिन एसेट तो पड़ा ही कोई नहीं है, वैसे ही कुछ नहीं बचा। ठीक है, एसेट पड़ा भी होता तो फेयर वैल्यू मॉडल था। ठीक है, तो यहां पर तो कुछ ना आया, और यहां पे भी अल्लाह माफ करे कुछ नहीं है। लेकिन यहां पे लिखना फिर भी जरूरी है। क्यों? ओपनिंग में एक चीज पड़ी थी ना,
बोलो, तो उसके बारे में बताओ वो किस मॉडल पे थी? फेयर वैल्यू मॉडल। फिर क्या एडॉप्शन रेट था, क्या लाइफ थी, ये तो फिर होता ही नहीं। समझ गए? ओके, द लास्ट वन इज, अब उसको नीचे करके यहां पे सॉल्व कर लेते। लास्ट वन इज ले जी। अच्छा, कहानी कुछ लगता है ऐसे हुई थी कि उन्होंने ना अपना लाहौर से हेड ऑफिस खत्म करके कराची शिफ्ट किया। देखो अगले एडजस्टमेंट, ऑन 30 सितंबर 15 स्नेक लीज्ड आउट ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन लाहौर। लीज्ड आउट मतलब आपने IAS 40 में एक चीज पढ़ी थी, उसको ट्रांसफर किया IAS 16 में। ऐसे ही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। लीज्ड आउट ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग पहले हमारे इस्तेमाल में थी, अब हमने उसको किराए पे चढ़ा दिया। इसका मतलब ये वाला ये रीवैल्यूएशन के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल लगा के हमें फेयर वैल्यू पे करके देगा IAS 16, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो वो जो करेगा वो उसकी मर्जी की बात है, ये कल डिस्कस करूंगा। पास पेपर 13 जरा होमवर्क है आपका, देख लें। IAS 16 का पास पेपर 13 पेज 80 पे जरा चेक कर लें। जरा मैं ये भी यहां लिख दूं ना, पेज 80 पर ही है ये सवाल। पेज 80 पास पेपर 13 दस्तक हिल लिमिटेड, कुछ ऐसा ही है, कंफर्म कर दें। ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट और PPE IAS 16 ये तीनों ही शामिल मिक्स हुए थे सवाल में, ठीक है। ये कल डिस्कस करूंगा। अच्छा सुने 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 सुने, हाँ भाई, ये है हमारा साल शुरू हुआ और ये है हमारा साल खत्म हुआ। 1 जनवरी 15 और 31 दिसंबर 15 और ये है वो 30 सितंबर 15, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 30 सितंबर पे किराए पे चढ़ा दी एक हेड ऑफिस बिल्डिंग। द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 4000, एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 13, यानी कि एग्जैक्ट 2 साल पहले हमने इसको खरीदा था। ऐसा ही है, 30 सितंबर 15 पे कह रहा है, 30 सितंबर 13 पे खरीदी थी, तो क्या मतलब 2 साल पहले। अच्छा, ऑन विच डेट द टोटल यूजफुल लाइफ वाज 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू वाज नील। द फेयर वैल्यू वाज 3700 ऑन 31 दिसंबर 15। इधर देखो, इस दिन तो ये 3700 पे पड़ी है। अब मसला ये है कि ट्रांसफर की डेट तो है ये, इस दिन की भी तो फेयर वैल्यू हो जिसको हम यहां पर लिखें। IAS 16 के पास रीवैल्यूएशन मॉडल है, उसको फेयर वैल्यू पे लाकर देना चाहिए, ठीक है। तो वो करता रहेगा अपनी अकाउंटिंग। वैसे वो ये कह रहे हैं द फेयर वैल्यू ऑफ 30 सितंबर वाज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। उन्होंने कहा कुछ तो कैलकुलेट भी करो। क्या मतलब वो कह रहे हैं इस दिन अगर आप कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो बुक वैल्यू होगी। वो दरअसल बुक वैल्यू नहीं, वो इस दिन की फेयर वैल्यू भी वही होगी। अब सवाल ने कह दिया, उसके गले थोड़ी पड़ जाएंगे। मैंने कहा बंद करो रजिस्टर। अच्छा, तो कॉस्ट कितनी थी जिस दिन खरीदा था जिस दिन, उस दिन कॉस्ट थी 4000 और लाइफ थी 10 साल, और ये बात है 2 साल पुरानी, ठीक है। तो ये तो 1 मिनट की बात है यार, ये तो मुश्किल ही कुछ नहीं है। कॉस्ट कितनी है 4000, एक्यूमुलेशन निकालनी है तो 4000 डिवाइडेड बाय 10 करके 1 साल की डेप्थ निकालोगे, इंटू 2। अब गिनने ना बैठ जाना, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल गिनने ना बैठ जाना, ठीक है। पागल नहीं हो आप, 2 साल दिए हुए हैं, जैसे एक्सचेंज के दूसरे सवाल में क्लास के अंदर बताया था, उन लिखा हुआ था 2 years और आप निकाल डेट ऑफ परचेज और सेल मंथ गिन रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं करना भाई, लिखा हुआ है 2 साल पहले, सामने लिखा हुआ है जी। क्या आंसर आता है इसका? मतलब ये 3200 पर हमने ले लेना है इसको, ठीक है। अब वो उसने क्या किया होगा, उसने जी वो PPE डेबिट करके रीवन सरप्लस क्रेडिट किया होगा। हमारी बला से जो मर्जी करता रहे, जो PPE डेबिट करके उसने 3200 पे इसको लाया होगा ना, या क्रेडिट करके, जैसे भी ये फेयर वैल्यू है इस दिन की 3200, इस 3200 की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से 3200 से। ये देखो, ये एडिशन नहीं है, ओपनिंग में भी नहीं था, एडिशन भी नहीं हुआ, ट्रांसफर इन है, ट्रांसफर इन है, समझ गए हो। अब ये रेंट पे ये कितने पे पड़ी है 37 पे, तो 37 पे ले आना तो 500 से बढ़ाना पड़ेगा, लेजर बना लेना ना, और समझ आ रही है 500 से बढ़ाना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 500 डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और डिस्पोजल तो था नहीं, ये आ गया 3700 पे ही आना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये बहुत आसान टॉपिक, उफ अल्लाह, बहुत आसान। बताओ मुश्किल है? तो बोझ मेरा उतर चुका है, बाकी थोड़ी बहुत बातें इसकी हल्की फुल्की करते रहेंगे। कल डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सवाल मैंने यहां पर नोट किया था पिछली क्लास में, ताकि कल आपको डिस्क्लोजर्स पढ़ाते हुए मैं ये सामने रख सकूं। तो कल इंशाल्लाह डिस्क्लोजर्स को देखकर पढ़ेंगे। वैसे जो डिस्क्लोजर्स बुक में लिखे हुए हैं ना, अगर आप वो पढ़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा भाई, वो तस्वीर उधर से खींचे, इधर से नहीं खींचनी। इधर देखें जी, ये दस्तक हिल लिमिटेड है, पास पेपर 13, ये 20 नंबर का सवाल आया था स्प्रिंग 2020 में। इसमें तीनों चीजें मौजूद हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। बाकी जो क्लास वर्क में ये स्नेक वाला सवाल किया, डिस्कशन की, इसको भी लाजमी कीजिएगा। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।